न्यायमूर्ति भुयान कोलिजियम सिस्टम में और पारदर्शिता जो है वो चाहिए। न्यायिक नियुक्तियों का कारण न बताना योग्य जजों के साथ अन्याय है। तो जानते हैं इस बयान के बारे में कि बयान जो है वो न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान के द्वारा जो है वो दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम एक जज के तौर पर जो है वो नियुक्त है। उनके द्वारा कहा गया है कि कोलिजियम सिस्टम में पारदर्शिता और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा होनी चाहिए। मुख्य बात यहाँ पर कही जो बोली गई है वो है न्यायिक नियुक्तियों का कारण ना बताना, यानी कि जो नियुक्तियाँ ना होने का कारण है वो ना बताना योग्य जजों के साथ अन्याय प्लस जनहित के खिलाफ जो है वो इसको उनके द्वारा कहा गया है। इसमें मांग की अगर हम बात करें तो मुख्य मांग की गई है कि नियुक्ति और स्थानांतरण के पीछे सार्वजनिक कारण जो है वो होना चाहिए। तो हम जानेंगे सबसे पहले इस कोलिजियम सिस्टम जो है वो क्या है। अगर हम इसको देखें तो कोलिजियम सिस्टम जो है वो जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति करने वाली एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है जिसमें जजों के द्वारा ही जो है वो जजों की नियुक्ति की जाती है। इसके बारे में अगर हम और जानते हैं तो 3 मुख्य पॉइंट्स जो है हम इसको समझेंगे। सबसे पहली बात है कि कौन जो है वो तय करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए CGI प्लस 4 वरिष्ठ जज जो हैं वो इसमें होते हैं, मतलब 5 सदस्यीय कोलिजियम सिस्टम जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में जो है वो मतलब CGI होते हैं और इसी के साथ जो मतलब 2 वरिष्ठ जज होते हैं। तो टोटल जो लोग होते हैं वो 3 सदस्यीय कोलिजियम सिस्टम है और यही लोग मिलकर जो है वो जजों के नाम राष्ट्रपति को भेजते हैं, या फिर इनका जो है वो एक नियुक्ति के लिए या फिर इनका नाम जो है वो रिकमेंड किया जाता है। कोलिजियम सिस्टम के विकास की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहला विकास जो है वो यहाँ पर हुआ था, पहला जज केस हुआ था 1981 में। नियुक्ति में राष्ट्रपति प्लस CGI की सलाह जो है वो यहाँ पर ली गई थी। इसके बाद इसमें जो है फिर से दूसरा जज का जो है वो केस होता है 1993 में, यहाँ पर CGI थे और इसके अलावा जो है वो 2 वरिष्ठ जजों का कोलिजियम जो है वो यहाँ पर बनाया गया था, यानी कि CGI और उन्हीं के साथ साथ 2 वरिष्ठ जो जज थे, सीनियर जज होते हैं, उनकी जो है वो एक मतलब बैठक बनाई गई थी। उसके बाद जो तीसरा जज केस हुआ था 1998 में, तो वो जो है वो CGI और 4 वरिष्ठ जजों का कोलिजियम यहाँ पर बनाया था, यानी कि यहाँ पर CGI और जो 4 सीनियर जज हैं उनको जो है वो इस समिति में, इस बैठक में जो है वो लिया गया था। इसके बाद अगर हम आज की बात करते हैं वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में SGI 4 जज होते हैं और हाई कोर्ट में जो है वो SG और प्लस 2 वरिष्ठ जज यहाँ पर जो है वो होते हैं। अब जो है वो दोनों का सिस्टम अलग अलग है। अगर हम कोलिजियम सिस्टम की आलोचना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो इसकी आलोचना कुछ पॉइंट्स पर की जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है पारदर्शिता की कमी, यानी कि किसे क्यों चुना गया है और क्यों छोड़ा गया है, कारण जो है वो यहाँ पर नहीं बताया जाता है। तो इसके बारे में जो है वो इसी के बारे में बात की गई है न्यायमूर्ति भुयान के द्वारा कि पारदर्शिता जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम जवाबदेही में देखें तो यहाँ पर जो है वो ये भी कहा जाता है कि कोलिजियम के फैसलों को चुनौती जो है वो नहीं दे सकते हैं। इसमें कोई भी जवाबदेही जो है वो किसी की नहीं है। यहाँ पर भाई भतीजावाद यानी कि रिश्ते जो है वो रखे जाते हैं। अंकल जज का आरोप यहाँ पर लगाया जाता है और इसी के साथ यहाँ पर हज़ारों पद खाली हैं तो नियुक्ति में साल लग जाते हैं। इसकी भी जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नियुक्ति के लिए यहाँ पर देर जो है वो की जाती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सरकार का पक्ष देखते हैं NJAC, तो NJAC 2014 में जो है वो सरकार का पक्ष यहाँ पर दिया गया था कि संसद ने जो है वो इसको पास किया है। इसके बाद कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका और नागरिक समाज ने भी जो है वो इसको पास कर दिया, यानी कि संसद ने पास कर दिया, मतलब कार्यपालिका ने, न्यायपालिका और नागरिक समाज ने इसको जो है वो पास कर दिया है। 2015 की अगर हम NJAC की बात करते हैं यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने NJAC जो है वो रद्द कर दिया था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला जो है वो इसको बताया था। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे और मुख्य विस्तार से इसको जानेंगे कोलिजियम और NJAC सिस्टम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो मुख्य पहलू हैं वो हैं सदस्य। तो कोलिजियम सिस्टम के लिए CGI और 4 वरिष्ठ जज होने चाहिए। इसके अलावा NJAC 2014 के लिए जो है वो CGI प्लस 2 जज प्लस कानूनी मंत्री और 2 नागरिक जो है वो होने चाहिए। नियंत्रण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ न्यायपालिका का नियंत्रण होता है कोलिजियम सिस्टम में, और NJAC में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का जो है वो नियंत्रण यहाँ पर होता है। इसके बाद अगर हम पारदर्शिता को देखें तो कोलिजियम में पारदर्शिता जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और NJAC में जो है वो ज़्यादा होने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। स्थिति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो है वो अभी लागू है और NJAC की 2015 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। मुख्य मुद्दा जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो है स्वतंत्रता नहीं है बल्कि जवाबदेही, स्वतंत्रता बनी है बल्कि जवाबदेही जो है वो यहाँ पर नहीं है कोलिजियम सिस्टम में। NJAC की अगर हम बात करें तो जवाबदेही जो है वो बनी हुई है और स्वतंत्रता को यहाँ पर जो है वो इसकी खतरा है, यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का संतुलन जो है वो यहाँ पर बनाए रखना मुश्किल बताया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे न्यायमूर्ति भुयान का तर्क जो है वो क्या है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर GS 4 से ये रिलेट करेगा। UPSC में ये जो है वो बताता है पारदर्शिता जो है वो क्यों ज़रूरी है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर योग्य जजों के साथ जो है वो न्याय होना चाहिए, यानी कि कारण बताने से मेरिट का पता चलेगा, जिससे कि सामने वाला या फिर जो भी मतलब हम कह सकते हैं कि जो
मतलब योग्य जज हैं या फिर जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया है, जो फेलियर में रह जाते हैं, तो उनको जो है वो मेरिट के ज़रिए पता चलेगा कि उनको जो है वो खुद पर किस पॉइंट पर जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी है। तो यहाँ पर योग्य जजों के साथ जो है वो न्याय इसको बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो न्यायपालिका में विश्वास जो है वो जनता करती है, जिससे न्यायपालिका में जो है वो जनता का विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा और आर्टिकल 21 का जो है वो यहाँ पर पालन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, तो गुप्त प्रक्रिया इस पर रखी जाती है, शक की गुंजाइश पूरी रहती है, इसलिए यहाँ पर अगर पारदर्शिता रहेगी तो भ्रष्टाचार को जो है वो रोका जा सकता है। अगर हम जनहित की बात करें तो न्यायाधीश जो है वो जनता के लिए काम करते हैं, तो इसलिए ये जो है वो मतलब जनता के हित में इसको होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मतलब ये न्यायमूर्ति भुयान के द्वारा जो कथन दिया गया है वो है फेलियर टू डिस्क्लोज रीजन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स डज आर डिजर्विंग जजेस एंड इज़ अगेंस्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर जो है वो यहाँ पर फेलियर को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। इसका एक रीज़न ये रहना चाहिए कि जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स रही हैं, जो उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं या फिर जो डिजर्विंग जजेस हैं, उनको या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो है वो उस पर काम करना नहीं होगा, या फिर इसको जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंतर्गत जो है वो इसको लाना होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्या क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे GS 2 में ये पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेट करेगा, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 124 और 217 के बारे में, जो हमें बताता है कि जजों की नियुक्ति का क्या प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता वर्सेस जवाबदेही जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। इसमें सुधार जो है वो किए जा सकते हैं, यानी कि RTI के जरिए RTI के दायरे में कोलेजियम सिस्टम को जो है वो लाया जा सकता है, या फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इसके बारे में अगर हम RTI के बारे में यहाँ पर जानें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि RTI जो है वो क्या है। RTI जो है वो एक आर्टिकल जो संविधान में लाया गया था 2005 में, तो इसका पूरा नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। इसका उद्देश्य है सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना। इसके बाद अगर हम इसको आर्टिकल में देखें तो इसको आर्टिकल 19(1) के एक क्लॉज में जो है वो रखा गया है। केंद्र, राज्य सरकार, PSU, NGO जो भी सरकारी फंड लेते हैं उन सब पर जो है वो ये RTI लागू होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने RTI को लेकर क्या कहा है, अगर हम इसके बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 2019 में बड़ा फैसला दिया था, जिसमें बताया गया था कि CPIO वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल का केस जो है वो इसके अंतर्गत आया था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था यहाँ पर कि CGI का ऑफिस भी RTI के दायरे में जो है वो आता है। इसके कारण कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो CGI जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है, जनता को जानने का हक है यहाँ पर के जज जो है वो कैसे नियुक्त हुए हैं। यही बयान जो है वो अब फिर से दिया गया है कि क्या RTI को इसके मतलब RTI के अंतर्गत ये है तो क्या इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक शर्त ये रख दी गई थी कि व्यक्तिगत जानकारी जजों की फाइल सार्वजनिक नहीं होंगी, सिर्फ नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है वो यहाँ पर सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि RTI जो है वो सिर्फ नियुक्ति की प्रक्रिया पर तो लगाई जा सकती है। 2019 का ये केस आया था, 2019 में जो है वो ये बयान दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये रख दी गई थी कि जो भी व्यक्तिगत या फिर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और जजों की फाइलें जो हैं वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सवाल बना हुआ था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंट और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में संतुलन जो है वो कैसे बनाया जाएगा। अब ये न्यायमूर्ति भुयान का तर्क जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर CGI ऑफिस RTI में आ सकता है तो नियुक्ति के कारण जो है वो क्यों नहीं इसमें आ सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद की आलोचना जो है वो बर्दाश्त नहीं की थी। यहाँ पर अगर हम इसके बारे में देखें तो आलोचना के उदाहरण यहाँ पर दिए गए थे कि कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया गया था, पारदर्शिता और देरी, भाई भतीजावाद का आरोप इस पर लगाया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रशांत भूषण 2020 में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना पर जो है वो इनको दोषी करार दे दिया गया था। और न्यायाधीशों के अगर हम बयान की बात करें तो कभी कभी जज खुद कहते हैं कि मीडिया ट्रायल जो है वो यहाँ पर हो रहा है। अगर हम इसका सुप्रीम कोर्ट का पक्ष देखते हैं यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो कहा गया है कि न्यायपालिका की गरिमा जो है वो बनी रहनी चाहिए, नहीं तो लोग फैसले नहीं मानेंगे। इसको आर्टिकल 129 के अंतर्गत जो है वो रखा गया है, यानी कि न्यायपालिका की जो भी पारदर्शिता है, प्रक्रिया है, उसको जो है वो न्यायपालिका की गरिमा से ऊपर जो है वो नहीं रखा जा सकता, नहीं तो लोग क्या है वो फैसले नहीं मानेंगे। इसको आर्टिकल 129 के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर एक समस्या ये उभर कर आ रही है कि आलोचना और अदालत की अवमानना के बीच जो है वो लाइन यहाँ पर धुंधली होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अदालत की अवमानना और आलोचना में डिफरेंस जो है वो जो उसकी लाइन थी डिफरेंस की, वो धुंधली होती हुई नजर आ रही है। अब जो कमियां जो सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि कमियां हैं वो है लंबित मामले, यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा केस जो है वो पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है वो 30% पद
जो है वो खाली हैं अभी तक भी। अगर यहाँ पर पारदर्शिता की कमी की हम बात करें तो कोलिजियम सिस्टम के कारण नहीं बताते हैं, तो ये भी जो है वो यहाँ पर है। अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, वरना भरोसा जो है वो लगातार टूटता हुआ हमें दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आलोचना से नहीं डरता है, पर मर्यादा के साथ आलोचना होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर आलोचना से नहीं डरता है तो एनसीईआरटी में अभी हमने जो है वो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही थी कि एनसीईआरटी में जुडिशरी की कमियों के हवाले से जो चैप्टर लगाया गया था उसको जो है वो हटा दिया गया। तो कौन सा चैप्टर था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्लास 11th की जो है वो पॉलिटी थी। क्लास 11th की पॉलिटी की बुक में जो है वो चैप्टर था, जिसमें न्यायपालिका चैप्टर में जो है वो ये टॉपिक दिए गए थे, जिसमें न्यायपालिका की कमियों को बताया गया था, यानी कि केसों को लंबित होना, देरी होना और महंगा न्याय, ये सब जो है वो उसके अंतर्गत लाया गया था। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखते हैं तो न्यायिक सक्रियता पर भी जो है वो सवाल उठाए गए थे, यानी कि जुडिशियल ओवररीच पर कोलेजियम की आलोचना यहाँ पर की गई थी। और 2023-24 में जो है वो एनसीईआरटी ने सिलेबस को रैशनलाइजेशन जो है वो कर दिया था। कोविड के बाद इसको जो है वो कम कर दिया गया था। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एनईपी 2020 के द्वारा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भी जो है वो यहाँ पर इसको कर दिया गया था। अब यहाँ पर जो हटाया गया है वो है जो चैप्टर है जुडिशरी की कमी और न्यायिक सक्रियता की आलोचना वाले 2-3 पेज जो हैं वो हटा दिए गए हैं, यानी कि पूरा चैप्टर उससे नहीं हटाया गया है, लेकिन जिसमें आलोचना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की और जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, तो उसके जो 2-3 पेजेस हैं उनको जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब सवाल क्या, यहाँ पर कारण जो है वो क्या बताया गया है कि सिलेबस का बोझ कम करना है, दोहराव जो है वो मतलब हटाना है और स्टूडेंट पर प्रेशर कम करना है। लेकिन विवाद जो है वो यहाँ पर क्यों हुआ था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर सरकार और एनसीईआरटी न्यायपालिका की आलोचना जो है वो दबाना चाहती थी, और समर्थन में जो है वो ये कहा गया था कि बोझ कम करने के लिए ज़रूरी था। बाकी किताबों में जो है वो इस सब के बारे में दिया गया है, यानी कि शिक्षा में आलोचनात्मक सोच जो है वो ज़रूरी है या नहीं, ये एक सवाल जो है वो बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर जो है पूरा नहीं हटा, सिर्फ कमियों वाला हिस्सा जो है वो हटा दिया गया है, बल्कि न्यायपालिका की भूमिका वाला हिस्सा जो है वो उसमें अभी भी ऐड है। अगर हम इसमें आरटीआई की बात करें तो आरटीआई जो है वो पारदर्शिता की मांग करती है। इसके समाधान में जो है वो बताया गया है कि सीजीआई ऑफिस आरटीआई के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बारे में कहा गया है कि कंटेम्प्ट वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और समाधान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो मर्यादित आलोचना की इज्जत जो है वो यहाँ पर इजाज़त की जानी चाहिए। एनसीईआरटी में कमियों को पढ़ाना बंद कर दिया गया है, समस्या ये है, लेकिन समाधान बताया गया है कि सिलेबस में संतुलन होना चाहिए। तो लोकतंत्र में हर संस्था, सरकार, न्यायपालिका, शिक्षा जवाबदेह जो है वो होना चाहिए। आलोचना से सुधार आता है। आलोचना अपने आप में जो है वो कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आलोचना से जो है वो सुधार भी यहाँ पर जो है वो लाया जा सकता है। यानी कि हमें अपनी कमियों का जो हम खुद से एहसास नहीं कर सकते, वो हमें आलोचना के अंतर्गत जो है वो हमें पता चलता है कि हमारी कमियाँ जो हैं वो हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं या फिर कहाँ पर जो है वो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो है वो हमने बात कर ली यहाँ पर आरटीआई के बारे में डिटेल में। आरटीआई जो है वो हमें क्या बताता है, आरटीआई कब से जो है वो लागू हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर सीजीआई का ऑफिस आरटीआई के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हम बात करेंगे जीएस 4 में एथिक्स में, तो ये बताता है पारदर्शिता के बारे में, यानी कि ये पब्लिक सर्वेंट का गुण है कि उसके अंदर जो है वो पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी सिविल सर्विसेज में अगर आता है तो वो या फिर हमारे जो है वो मंत्रालय में आ जाता है तो जनता के द्वारा जो है वो चुना गया है। तो जनता के द्वारा चुने जाने का मतलब ये है कि अगर हम पब्लिक सर्वेंट बनकर जा रहे हैं या फिर हम जो है वो पब्लिक के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है वो पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अपने काम को लेकर, जवाबदेही भी हमारे अंदर जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम निष्पक्षता की बात करते हैं तो यहाँ पर नियुक्ति मेरिट पर हो और सिफारिश पर जो है वो नहीं हो, यानी कि नियुक्ति जो है वो जो भी सिलेक्शन है तो वो मेरिट पर होने चाहिए, सिफारिश पर नहीं। नैतिक मुद्दे की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गोपनीयता बनाम सार्वजनिक जवाबदेही जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा GS2 में ये करंट अफेयर से रिलेट करता है, जिसमें खाली पद के बारे में बताया गया है कि हाईकोर्ट में 30% प्लस पद जो हैं वो खाली हैं अब तक। NJSC के विवाद की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव के बारे में जो है वो ये बताता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसके निष्कर्ष को देखते हैं या फिर आगे की राह जो निकल कर आ रही है, इसमें संभावित सुधार जो किए जा सकते हैं वो है कारण बताना अनिवार्य है, यानी कि हर नियुक्ति में जो भी अस्वीकृति का कारण है उसको वेबसाइट पर जो है वो बता देना चाहिए, और मापदंड जो है वो इसमें तय होना चाहिए। नियुक्ति के लिए क्लियर क्राइटेरिया जो है वो इसमें होना चाहिए। RTI की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोलेजियम की कार्यवाही से सीमित पारदर्शिता जो है वो RTI के अंतर्गत लानी चाहिए। संतुलन बना रहे, यानी कि स्वतंत्रता भी बनी रहे और जवाबदेही भी इसमें जो है वो रहनी चाहिए। इसके बाद अगर हम इस निष्कर्ष को जाने तो हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है वो इसमें निष्कर्ष में जो है वो ये बताया गया है कि न्यायमूर्ति भुयान का जो संदेश दिया गया है वो भी यही है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो ज़रूरी है, पर कांच के घर में रहना भी जो है वो ज़रूरी। कांच के घर से यहाँ पर मतलब ये है कि
हम जो है वो एग्जाम्पल इसके तौर पर इसको यूज़ किया गया है, यानी कि इंडिकेट यहाँ पर किया गया है कि कांच में जो है वो हम उसके उस पार जो है वो देख सकते हैं, यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो इसी लेवल की रहनी चाहिए। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ज़रूरी है, न्यायपालिका अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ वो जो है वो कांच के घर में भी रहना उसका ज़रूरी है। ये जो है वो न्यायमूर्ति जो न्यायमूर्ति भुयान है या फिर जो भुयान जज हैं उनका संदेश जो है वो इसके द्वारा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो सवाल ये उठा हुआ है कि कोलेजियम सिस्टम में सुधार की ज़रूरत पर चर्चा जो है वो करनी चाहिए, या फिर न्यायिक नियुक्ति में पारदर्शिता जो है वो नैतिक रूप से क्यों ज़रूरी है। ये सवाल जो है वो आपके लिए हैं, इसका जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।